एक वही समय था सम्राट अशोक के टाइम या मौर्यास के टाइम में या बुद्धिज्म के टाइम में, जब विदेशों से छात्र पढ़ने के लिए आपके देश में भेजे जाते थे। विश्व के कोने कोने से छात्र नालंदा, विदिशा, तक्षशिला सब जगह पढ़ने के लिए आते थे। आज समान रूप से धरती पर अवतरित होता है, पैदा होता है। प्रकृति सबको समान अवसर देती है। प्रकृति की नजर में कोई भेदभाव नहीं है। बुद्धिज्म के विस्तार में ना किसी साम्राज्यवाद का सहारा लिया गया, ना किसी हिंसा का सहारा लिया गया, ना ताकत का सहारा लिया गया। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि बुद्धिज्म के विस्तार को ताकत के बल पे या राजाओं ने कहा हो कि जबरदस्ती आपको अपनाना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। हमारे तरह ही थे, लेकिन बहुत विलक्षण क्वालिटीज़ के साथ में आए थे और एक मार्ग दिखाने आए थे। एक बेहतरीन कार्यक्रम साक्षी जैसी पवित्र स्थल पर आयोजित किया गया है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा। धर्म प्रकाश भारती जी जो एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाए हुए हैं, लगातार एक धारा बन करके बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश में जो बौद्ध संस्कृति जिस पर बहुत सारे तरह के चैलेंजेस आ रखे हैं, उसको प्रचार प्रसार और जो टैलेंट सर्च कर रहे हैं। कुछ चीज़ें मैंने अभी देखी, अभी हम लोग बात भी कर रहे थे। बेहतरीन रास्ता चल रहा है और निश्चित तौर में एक बहुत अच्छे अंजाम तक आगे पहुंचेगा। ये इतिहास बनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम भी एक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। मेरे पूर्व कुछ वक्ताओं को मेरे को सुनने का मौका मिला। पॉलिटिकल साइंस से कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो अपनी बात रख रहे थे। नीलम जी ने अपनी बात बहुत गर्मजोशी से और बड़े स्पष्ट तरीके से रखी। और अभी छोटी बच्ची है बबीता, उसके बारे में मेरे को धर्म प्रकाश भारती जी ने बताया भी कि किस तरह से उसके अंदर ये आग उत्पन्न हुई है और किस तरह से एक फायर ब्रांड, और कहने की ज़रूरत नहीं है, उसकी स्पीच आपने सुनी, कितना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। ये ज़रूरत है, ये ज्ञान का मार्ग और ये जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है, ये धारा चलते रहने की चीज़ है। जो माननीय भंते जी हैं, भिक्षु हैं, जितने विद्वान बैठे हैं यहाँ पर, ये सब जो एक साइलेंट एक क्रांति करने में लगे हैं, सतत मेहनत कर रहे हैं। वर्षों वर्ष से ये कारवां चलता आ रहा है, 2-2.5 हज़ार साल से। ये रुकना नहीं चाहिए, इसको और उग्र रूप में और इसको बहुत तेज़ी से सुनियोजित तरीके से और वर्तमान के टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए आज के परिवेश में, पहले पैदल पैदल चलते थे, साधन नहीं होते थे, लेकिन अब आज बहुत सारे साधन हैं, सोशल मीडिया है, जिससे बात को बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ा सकते हैं। यकीन जानिए, एक आम इंसान की तरह बचपन में हमें भी ज़्यादा ज्ञान जैसे नहीं होता, बचपन से जिस तरह के परिवेश में रहते हैं उसी तरह की चीज़ें सबके पास आ जाती हैं। तो जो दूसरी संस्कृतियां हैं उन सबसे भी प्रभावित रहे, वो सब चीज़ें भी घरों में देखी। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान वर्धन हुआ, बुद्धिज्म को ही सबसे ज़्यादा नज़दीक पाया, सत्य यही दिखाई दिया। बिल्कुल सत्य बात बोलना सही रहता है, बनावटी बात करने में कुछ नहीं रखा कि हम सारे जितने आडंबर, जितने पाखंड होते हैं, वो सब भी घरों में देखे हमने, अपने गांव में, अपने घरों में सब होते हुए देखे। लेकिन अब मैं कह सकता हूँ, हाँ, धीरे धीरे हम वहाँ से निकल करके अब बिल्कुल सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। और पूरा, मैंने धर्म प्रकाश जी को भी कहा कि हम लोग भी इसको पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आगे बढ़ाने में मदद भी करेंगे आप लोगों की। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जो एक गहराई में मंथन करने में महात्मा बुद्ध जी के जो 4 नोबल ट्रुथ, 4 सत्य जो थे, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, जिसको मध्यम मार्ग भी कहा गया,
मैं शायद उसके बारे में बोलूँगा तो शायद मेरा ज्ञान उतना ज़्यादा नहीं होगा। एक से एक विद्वान यहाँ बैठे हैं जिन्होंने बातें बोल चुके हैं आपके बीच में। मैं लेकिन कुछ दूसरे पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूँगा। हमें विचार करना होगा, एक ऐसा दर्शन, एक ऐसी जीवन शैली एक महामानव ने आपके बीच में दी जो आपके इसी भारतवर्ष से ही थे, और उसकी सुगंध खुशबू विश्व में फैली यहीं से लेकर के। और आज भी साथियों 49 कंट्रीज ऐसे हैं जिनका फर्स्ट रिलीजन बुद्धिज्म है, जिसका ओरिजिन आपका देश है, लेकिन फर्स्ट रिलीजन बुद्धिज्म आज भी 49 कंट्रीज का है। यानी इसकी सुगंध कितनी प्रभावशाली और कितनी सुगंधित थी। और आप और हम सब जानते हैं बुद्धिज्म के विस्तार में ना किसी साम्राज्यवाद का सहारा लिया गया, ना किसी हिंसा का सहारा लिया गया, ना ताकत का सहारा लिया गया। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि बुद्धिज्म के विस्तार को ताकत के बल पे या राजाओं ने कहा हो कि जबरदस्ती आपको अपनाना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। आप प्रभावित होकर के ही लोगों ने इसको अपनाया। यानी कि कितना खूबसूरत सा फिलॉसफी थी लाइफ की ये, जिसको इतने देशों ने अपनाया। और आज भी लगभग 2500 वर्ष बाद भी उसकी सुगंध फैली हुई है, कम नहीं हुई है। लेकिन अफसोस है जिस देश से ये उठा उस देश में ही यहाँ पर गिरावट दिखाई दी है, और बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई दी, जो चिंता का विषय है। पूर्व वक्ताओं ने भी प्रकाश डाला है, कारण बहुत सारे हैं, आप भी जान रहे हैं। चैलेंजेस आपके सामने आइए, एक होता है प्राकृतिक कारण, एक होता है नेचुरल, आर्टिफिशियल। ये मनुष्य के द्वारा पैदा किए हुए आर्टिफिशियल कारणों से बुद्ध धर्म को, बुद्ध की फिलॉसफी को पीछे धकेला गया है, उसको बैकड्रॉप में ले गए हैं, उसको छुपाया गया है, उसकी असली सुगंध को फैलने से रोका गया है। तो एक ब्यूरोक्रेट के नाते या एक सामाजिक संगठनों के नाते बहुत सारे पीएचडी और डॉक्टर्स और बहुत विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, मीडिया जगत के भी, युवा वर्ग भी, नई जनरेशन भी, वर्किंग क्लास भी, बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो लाभान्वित हुए, जिन्होंने शिक्षा का प्रसार, और अब आप कह सकते हैं कि आप कहीं से ऐसा नहीं है कि वंचित हैं, आपको भी सारी चीज़ें मुहैया हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। इस समय भी अगर ये पिछड़ा हुआ है तो इसको आगे बढ़ाने का, पुनः जीवित करने का, पुनर्जागरण का भार आपके और हमारे जैसे सब लोगों पर है। इसको हमें मिल करके करना होगा। खाली हम इतिहास को दोहराते रहें कि तथागत साहब ये बोल गए थे, बाबा साहब ये बोल गए थे, हम वो बातें करते रहें। उन्होंने अपने जीवन काल में जो बेस्ट कर सकते थे उन्होंने किया। अब इस समय वर्तमान में आपके और हमारे बीच में से ही नए तथागत उत्पन्न होने चाहिए, नए बाबा साहब उत्पन्न होने चाहिए, उनको बीड़ा उठाना होगा। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि वर्तमान युग में आप में से ही कोई नए लोग खड़े होने चाहिए। जैसे इतनी छोटी बच्ची बबीता के अंदर देखिए कितनी अच्छी दहाड़ थी। इतने उम्र में मैं धर्म प्रकाश जी से कह भी रहा था, हम लोग बोलना नहीं जानते थे, इतना मंच में माइक पकड़ा दीजिए तो शायद हम लोग भाग जाते, हम लोग हिम्मत नहीं कर पाते थे। और इतनी छोटी सी बच्ची आगे कितने बेबाकी से स्पष्ट रूप से जो बात कह रही है और 100% सही बातें बोल के गई। मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मुझे पता चला है कि धर्म प्रकाश भारती जी इसको एक तरीके से नई जनरेशन में कैडर डेवलप कर रहे हैं, उनको आगे ला रहे हैं। एक बहुत अच्छा काम है, ये बहुत सराहनीय प्रयास चल रहा है, इसको आगे ले जाना होगा हमें। तथागत बुद्ध की क्या बात थी कि जो वो इतना विस्तार कर गए। हमें ध्यान करना होगा उस समय की जो खासियतें थी जिसके कारण देश हमारा सोने की चिड़िया बना, और आज के परिवेश से हमें कंपेयर करना चाहिए। मैं एक इंटेलेक्चुअल के रूप में आपको सरल भाषा में कुछ तथ्य लेकर के जाना चाहता हूँ, चर्चा करना चाह रहा हूँ।
कुछ मूल बातें, मैं सारे चीज़ें विस्तार में जाऊंगा तो शायद एक दिन कम पड़ सकता है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बुद्ध की फिलॉसफी को डिस्कस करना बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन कुछ मूल बातें, उस समय भी कुछ गिरावट आई थी समाज में, जिसके रिएक्शन में महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी उभर करके आती है। मनुष्यों में भेदभाव होने लगा था, जन्म आधारित भेदभाव होने लगा था, जो कि वैदिक काल से पूर्व ऐसा नहीं था हमारे देश में। इसी देश में ऐसा भेदभाव नहीं देखा जाता था, लेकिन भेदभाव से किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को अछूत और किसी को पैर छुलाने लायक बचपन से ही इस तरह की चीज़ें बनने लग गई थी। यानी कि मनुष्यों में श्रेणी बनने लग गई थी। महात्मा बुद्ध इसके विपरीत नई धारणा लेके आते हैं कि मनुष्य समान रूप से धरती पर अवतरित होता है, पैदा होता है। प्रकृति सबको समान अवसर देती है, प्रकृति की नज़र में कोई भेदभाव नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ थी, जन्म से कोई भेद हो ही नहीं सकता है। ये ऐसी चीज़ थी जिसने पूरे समाज को, सर्व समाज को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़ा कर दिया। सबकी भागीदारी, सबको बराबर अधिकार और ऊपर उठने का मौका। एक रिएक्शन था उस समय के, जो वर्ण व्यवस्था चालू हो गई थी उसके खिलाफ एक रिएक्शन था ये, और इसको स्वीकार किया। दूसरा जो उन्होंने कहा, अथ दीपो भव, खुद में दीपक बनिए, यानी कि रेशनल थिंकिंग। कितने धर्मगुरु हैं, आज भी हैं, और जो जितने हम लोग पढ़ते हैं, जिनको क्या क्या संज्ञा दी जाती है, सब कहते हैं जो मैंने कह दिया मैं ही भगवान हूँ, मैं ही फला हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ उसको अकाट्य है, वो सही है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जो मैं कह रहा हूँ उसका पालन करके देखिए, तर्कों की कसौटी पर उसको आजमा करके देखिए, आपको ठीक लगता है तो अपनाइए। उन्होंने जीवन के अंदर मनुष्यों के बनाए हुए तरीके, मनुष्यों के बीच के तरीके बताए, काल्पनिक दुनिया में आपको नहीं ले गए, जो दुनिया देखी नहीं। पूर्व जन्म, अगला जन्म, आप ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये बातें उन्होंने नहीं करी। कि कोई मनुष्य कोई आपको विधि बताए तो आप आडंबर करें और अंधविश्वास में पड़ करके कुछ विशेष टाइप के पूजा पाठ या मंत्रोच्चारण करने से आपका चरित्र बदल जाएगा, इस तरह की चीज़ों को उन्होंने नहीं माना। ध्यान यानी कि अपने अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, खुद को पहचानो, खुद ही के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है, बाहर कुछ नहीं है। बहुत सरल भाषा में व्यक्तियों की बात करी उन्होंने, जो आपको समझ में आई, और इसीलिए ये देश उस समय जो फैलाव हुआ, इसका जो सुगंध फैली, पूरे विश्व में फैली, कि ये एक ऐसी शिक्षा है जिसमें काल्पनिक बातें नहीं है, सारी व्यवहारिक बातें हैं। और शायद जीवन के जितने समस्याओं से हम ग्रसित हैं उनकी काट उन्होंने करके दिखाई, बताई। विपश्यना हो, योग हो, ध्यान हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, संघ हो, ये सब कंसेप्ट्स पे आज भी काम हो रहा है और आज भी सफल हैं। लेकिन उसको आजमाने वाले लोग, शायद हम ही लोग, जिनको फॉलो करना चाहिए था, हम ही लोग फॉलो नहीं करें, खाली किताबों तक रह गया, या हमारे भंते जी और कुछ विद्वान जनों तक ही ये ज्ञान सीमित होकर के रह जा रहा है। तथागत बुद्ध की जो दर्शन था उसका सबसे ज़्यादा विस्तार और सबसे ज़्यादा फैलाव और फॉलो करने का काम सम्राट अशोक ने किया, जैसा आप सब जानते हैं। 84,000 स्तूप बनवाना, विदेशों में उस फिलॉसफी को लेकर के जाना, एक बहुत अलग टाइप से उन्होंने उसको ज़मीन तक उतारा कि जब इतनी अच्छी चीज़ है। और आप और हम सब जानते हैं, इस देश भारतवर्ष जो भूगोल है, इस भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये भौगोलिक भूभाग सबसे ज़्यादा संपन्न, खुशहाल, तरक्की हर फील्ड में इसकी सम्राट अशोक के टाइम में हुई है। उससे बड़ा ना तो भूभाग, ना उससे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट इस देश को मिला है। तो हमारे आदर्श, अगर फिलॉसफी होनी चाहिए, दर्शन होना चाहिए, तो तथागत बुद्ध का होना चाहिए।
अनुसरण हमें करना चाहिए। देश को अगर पॉलिटिकल फील्ड में देखना चाहिए कि देश की तरक्की हम कैसे, वही देश है, वही नागरिक है, वही ब्लड है, वही जीन्स है। ये देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको नंबर 1 था उस समय, इतिहास गवाह है, हम नहीं कह रहे और ये बनाई हुई बातें नहीं है, पूरा वर्ल्ड जानता है। सम्राट अशोक के टाइम में इंडिया की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी और वो फिलॉसफी पालन कर रहे थे तथागत बुद्ध की। यानी ये जो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन था ये बहुत ही कारगर था। इसको पुनः आजमाते हुए ही हम इस देश को पुनः सुपर पावर, जो चाइना, रशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका का स्तर है, हम उस स्तर पर ले जा सकते हैं। आज देश बहुत सारे पैरामीटर्स जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, बहुत पीछे हैं, बहुत कुछ करना बाकी है। मैं इस बात को सिद्ध करने के लिए 2 सिर्फ तर्क देना चाहूँगा। एक वही समय था सम्राट अशोक के टाइम या मौर्यास के टाइम में या बुद्धिज़्म के टाइम में, जब विदेशों से छात्र पढ़ने के लिए आपके देश में भेजे जाते थे। विश्व के कोने कोने से छात्र नालंदा, विदिशा, तक्षशिला सब जगह पढ़ने के लिए आते थे। आज कौन आते हैं, या आज आप अपने बच्चों को या विश्व में जो भी बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं वो कहाँ भेजते हैं? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ड्यूक यूनिवर्सिटी भेजते हैं कि नहीं? हिंदुस्तान कौन भेजता है आज? यानी कि हमारी सुगंध कम हुई है। आज सुगंध वहां से आ रही है तो वहां पर भेजा जा रहा है। और उस समय आपके देश में वो खूबसूरती थी, आपके जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें संपन्नता थी कि विश्व के सभी देशों से, ये जो इंटरनेशनल राइटर्स हैं उनके सबकी किताबों में वर्णन है इस चीज़ का, तो वो आपके देश में भेजते थे। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सम्राट अशोक के समय की मुहरें, जो सिक्के चलते थे, जो मुहरें जिनमें एक्सचेंज होता था, व्यापार होता था, विश्व के दूसरे देशों में पाई गई हैं, यूरोप और सब जगह पाई गई हैं। यानी कि हमारा व्यापार भी संपन्न था और हमारा लेन देन और सब चीज़ें हमारी, जैसे आज अमेरिका का सामान आपको विश्व में मिलेगा, रूस का मिलेगा, इंग्लैंड का मिलेगा, फ्रांस का, चाइना का। हिंदुस्तान का सामान कितने लोग खरीदते हुए दूसरे देशों में मेड इन इंडिया चीज़ दिखाई देगी? कुछ देश होंगे जो हमसे भी गरीब है, वहाँ पर मिल सकता है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि यूनिफॉर्मली पूरा वर्ल्ड में हमारी चीज़ छा गई है, तो छाने जैसी चीज़ अभी नहीं कर पाए हैं। इसके लिए हमें अपने कंट्री को, और आप भी जानते हैं हम डेवलपिंग कंट्री कहलाते हैं, डेवलप्ड कंट्री नहीं कहलाते। डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में हम नहीं हैं, हम सुपर पावर का दर्जा नहीं है, हम नीचे हैं काफ़ी। ना वीटो पावर है, हाँ सुपर पावर हम एक चीज़ में हैं, जनसंख्या में हैं। जनसंख्या में आज नंबर 1 है आज हम, लेकिन हम एक फुटबॉल की टीम अपनी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करा पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश और फुटबॉल की टीम हम क्वालिफाई नहीं करा पा रहे हैं। ओलंपिक में पहला एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल आज़ादी के कितने साल बाद, या ओलंपिक जब से हो रहा है तब हासिल हुआ। यानी कि अभी हर फील्ड में बहुत कुछ करना बाकी है। अगर सम्राट अशोक वाला देश चाहिए, सोने की चिड़िया वाला देश चाहिए, तो हमें तथागत बुद्ध की फिलॉसफी को अपनाना होगा, भाईचारा अपनाना होगा, समानता लानी होगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना होगा, अंधविश्वासों से दूर जाना होगा। मैं खुल के कह सकता हूँ, हर आम नागरिक, गरीब से गरीब, शायद साल भर में 5 से 10 हज़ार रुपया अंधविश्वास में खर्च कर रहा है। अंधविश्वास में सामान्य से सामान्य नागरिक खर्च कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि इससे क्या हासिल हो रहा है। शायद वो शिक्षा और सही ज्ञान हासिल करे, सही दिशा में जाए, सही जीवन शैली अपनाए, शरीर के प्रति सही आचरण करे, तो शायद यही देश कुछ और रिजल्ट्स देने में सक्षम है। तो मैंने आपके बीच में इतिहास और वर्तमान दोनों की अच्छाइयाँ और जो खामियाँ हैं उसको कंपेयर करके दिखाया है। रास्ता आपको खुद चुनना है। मैं खुद तथागत की तरह कभी ये नहीं कहता कि शायद मैं ही सब कुछ बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। जो हमने बस बातें बोली हैं आप आजमाइए, साइंटिफिकली विचार करिए, सही है तो उसको वर्तमान परिवेश में आजमाने की कोशिश करिए। वर्तमान में क्रांति लानी होगी। साइलेंटली हमें बहुत कुछ कर सकते हैं, हिंसा वाली क्रांति की बात नहीं है, लेकिन हमें संविधान के नाते, संविधान के थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बाबा साहब ने एक रास्ता आपको खोल के दिया है, शिक्षा भी मिलने लगी है,
आप इंटरनेशनली जुड़े हैं, संसाधन हैं, पहले जैसा भेदभाव भी नहीं है कि अब आपको बिल्कुल रोक दिया जाता हो। भेदभाव है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप सक्षम नहीं हो। अगर आपके अंदर क्षमताएं हैं तो हम और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ऊपर बढ़ने में सहायता ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ, एक ब्यूरोक्रेट होने के नाते, एक सामाजिक चिंतन करने के नाते, हमारी सहायताएं कहीं भी ज़रूरत हो हम उपलब्ध हैं। फ़ोन पे भी हमसे बात हो सकती है। लखनऊ में हम रहते हैं, यूपी से संबंधित कोई भी बात हो हम लोग उपलब्ध हैं। पढ़िए, इतिहास को पढ़िए, इतिहास को और वर्तमान को पढ़ेंगे, शायद पढ़ने के बाद आप खुद अपने आप से समझ जाएंगे कि रास्ता क्या चुनना चाहिए। और इस तरह के सम्मेलनों में आने से जो ज्ञानवर्धन होता है, आप ही का नहीं हमारा भी होता है। तो मैं धन्यवाद दूंगा आयोजकों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम।